इस वक्त मैं ज़िला कच्छी के इलाके शोरान में मौजूद हूँ। ये इलाका जो है वो कबायली शख्सियत, यहाँ की कबायली और मोतबर शख्सियत सरदार यार मोहम्मद रिंद का इलाका है। इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कई काम किए हैं। वो क्या क्या काम हैं उनसे हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि सरदार यार मोहम्मद रिंद का ताल्लुक़ जो है वो पीटीआई से भी है और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वो 2018 में इलेक्शन जीते और उसके बाद जो है सूबाई वज़ीर तालीम भी रह चुके। सूबाई वज़ीर तालीम रहते हुए उन्होंने तालीम के लिए भी कई इक़दामात किए, लेकिन इससे पहले वो अपने इलाके में अपने इलाके के लोगों की वेलफेयर के लिए क्या-क्या खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, कौन-कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो उन्होंने किए हैं और अब अपने लोगों की सहूलत के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सरदार साहब, देख रही हूँ कि आप बड़ा एक अच्छा जरगा हाल बना रहे हैं। ये जरगा हाल किस मकसद के लिए बन रहा है और कुछ थोड़ा-सा इस हवाले से बताइएगा कि दूर-दराज से जो लोग आते हैं, तो उनकी सहूलत के लिए क्या इक़दामात होंगे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ये एक अलहदा से एक पोर्शन है, ये आवाम के लिए बनाया जा रहा है। सिर्फ़ ये नहीं, इसके 4 पोर्शंस हैं। एक ये है, यहाँ फ़ैसलों के लिए और लोगों को मिलने के लिए आते हैं और अपने मसाइल इश्यूज़ लेके आते हैं, तो ये उनके लिए हम बना रहे हैं कि यहाँ पे जब भी मैं शोरान में होता हूँ तो रूटीन होता है, सुबह शाम आता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे गपशप करता हूँ, उनके मसाइल, उनके इश्यूज़, ट्राइबल, पॉलिटिकल, और उसके बाद फिर मैंने अपना ऑफ़िस उस तरह बनाया है। उस ऑफ़िस के बाद फिर एक और मेहमान खाना बनाया है हमने वहाँ पे। उसके अलावा फिर एक चौथा पोर्शन है जो ऐसे समझे मेरा सेक्रेटेरिएट है। 8-10 कमरे हैं जहाँ पे ये स्टेट के अफेयर्स जो होते हैं, वहाँ मैनेजर होते हैं, स्टाफ होता है, कंप्यूटर रूम्स हैं, ये सारी चीज़ें उसको हम मैनेज करते हैं। मैं तो बना रहा हूँ, अब ये देख लेना, इनके आप पीछे मुड़ के देख लें, ये लोगों के हालात हैं। इनके घर गिर गए, इनकी चीज़ें हो गई। यहाँ पिछले 2 जो सैलाब फ्लड आए हैं, 10 में और 12 में, आप बिलीव करें, रिहेबिलिटेशन के लिए 1 एक पक्की ईंट तक यहाँ पूरे इस सब डिवीज़न में नहीं डाली गई है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने जो जरगा हाल बनाने जा रहे हैं, अमूमन जरगा हालों में फ़ैसले किए जाते हैं, लेकिन आप यहाँ कुछ सहूलियात भी देने के हवाले से, कोई रिहाइश के हवाले से और कुछ उनकी, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं अपनी मुश्किलात आपके पास लेकर, तो आपने कहा कोई लंगर का भी सिस्टम होगा, तो ये किस तरह से आपको एक सोच आई कि ये सहूलत भी फराहम की जानी चाहिए? देखिए, ये लंगर वाला जो है मेन, ये सारा जो है ना लंगर के पीछे बनाया गया है। ये सामने देखें, दो पोर्शन है लंगर के। एक को हम लंगर कहते हैं, जिसको हम भट्टी भी कहते हैं, जहाँ ये सारा कुछ बनता है। फिर एक है मेहमान खाना, जहाँ आम पब्लिक आती है और यहाँ पे 24 घंटा मतलब 2 टाइम का खाना मिलता है, सुबह, दोपहर को और शाम को। जो भी यहाँ पे साइल आए, कोई अजनबी आए, यहाँ पे लोग आए, जो भी आए, उनके लिए खाने का यहाँ पे पाबंदी नहीं है। कोई ऐसा इशू कभी कोई आपके पास लेकर आया हो आपके दरवाजे पर, जो आज भी आपको याद हुआ हो कि मैंने ये फ़ैसला बहुत ज़बरदस्त किया या ये मेरे लिए एक तारीख़ी फ़ैसला था? कुछ इस हवाले से बताइएगा। देखिए, हमेशा एक सिंध में एक मसला हुआ था जिसमें बलोच कबीले के काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे और सिंध के जो सिंधी वहाँ के लोकल हैं और बलोच भी वहाँ के लोकल हैं, सदियों से वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ उनका एक डिस्प्यूट हुआ जिसमें 126 कत्ल हुए। तो एक तरफ मैं था और एक था मीर गौस बख्श महर साहब थे। तो हमने बैठ के ना 126 आदमी का कत्ल का मसला सिर्फ 3 घंटे में हल किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आज भी अमल हो रहा है। एक और फिर मुझे याद है कि ये मेन बंगला जो है, यहाँ आपको पता है कि मेरी लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए। ये रसानी साहब का जो 5 साल दौर था, उसमें रोज़ ये जहाँ आप अभी खड़े हैं ना, या एक दिन में 21-21 मिसाइल फायर होते थे और ये पहाड़ों से वो फायर करते थे हमारे ऊपर। फिर भी हम बर्दाश्त करते थे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने लोगों का जो ये मेरे साथ रहते हैं। आप यकीन करें कि 21 मिसाइल एक दिन में 107 के, एक आदमी शहर छोड़ के नहीं गया। यहाँ आधा हिस्सा है, इस तरफ हम बैठे, आपकी राइट साइड पे हिंदू पंचायत, मंदिर, मस्जिदें, ये सारा उस तरफ शहर बना हुआ है
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको भी ज़रूर कवर करें। देखिए कि यहाँ पे किस तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग और किस आज़ादी के साथ उनकी मजहबी आज़ादी भी है और उनको ज़ाती आज़ादी भी है, शख्सी आज़ादी भी है। आप पीटीआई का हिस्सा भी हैं। हमने देखा कि पीटीआई में रहकर कई नाराज़गियाँ भी आपकी पीटीआई से रहीं, तो इसकी क्या वजूहात हैं? और अब जब इलेक्शनों के दिन करीब आ रहे हैं तो क्या अब भी आपकी जो कोशिश है या आपका लगाव है वो पीटीआई के साथ होगा, या फिर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और रुख बदला जाए? नहीं, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है, 2015 में मैंने ज्वाइन की, 7 साल में उसके साथ रहा और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे एक मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी थी कि मैंने उस वक्त फ़ैसला किया पीटीआई का, क्योंकि इमरान ख़ान का जो मैंने रवैया देखा, उनका तर्ज अमल देखा और उनका तरीक़ाकार देखा, वो मेरी तवक्का से बिल्कुल बरअक्स था। क्योंकि मैं सिर्फ़ इसलिए पीटीआई में गया था कि बाकी सियासी जमायतें थी, मैं उनसे बददिल हो चुका था, मैं उनसे मायूस हो चुका था, डिसअपॉइंट हो चुका था। तो मेरा ये ख्याल था कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये गोरों के साथ इसने ज़्यादा टाइम गुजारा है, एजुकेशन भी वहीं की है, ये शायद एक नई सियासत लेके मुल्क में आएगा और हम उस तब्दीली का हिस्सा बनेंगे। पर जब वहाँ हम गए और हमने देखा, नहीं, वहाँ तो मैं समझता हूँ जमहूरियत तो अपनी जगह पे अच्छी बादशाह भी नहीं थी। तो आप आगे क्या नेक्स्ट, आप हम कहाँ देखते हैं सरदार साहब को? देखिए, मैंने अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने अप्रोच की है और बड़ी जमायतों ने अप्रोच की है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अहल समझा कि मुझे दावत दी। सोच रहा हूँ मैं कहीं जाऊँ, मगर मुझे लगता है कि ये इलेक्शन शायद मैं इंडिपेंडेंट लड़ूँ। अच्छा सरदार साहब, हम साथ साथ आपने अपने इलाके की कुछ खूबसूरती की बातें भी की, तो हम वो ज़रूर ऐसा बाग देखना चाहेंगे जिसके बारे में अब से कुछ देर कबल आप मुझे बता भी रहे थे कि कुछ माल्टे और किन्नू जो हैं वो आपने अपने बागात में लगाए हैं, तो उनका भी हम ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे और उनको भी देखना चाहेंगे कि उसमें क्या ऐसी यूनिकनेस है। और बलूचिस्तान में अगर वाकई में ज़राअत के शोबे में भी अगर काम किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि हम यहाँ से ज़रा मुबादला जो है वो अच्छा खासा कमा सकते हैं, तो हम ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे। तो चलें वहाँ चलते हैं। जी, मैं शोरान के राह जन्नत से होते हुए अब सरदार साहब के मुनफरिद बाग में पहुंच चुकी हूं। इस बाग में क्या क्या है और इसकी मुनफरिद हैसियत क्या है, इस बाग में जो फल लगाए गए हैं वो इन्हीं से जान लेते हैं। जी बताइए कि सबसे पहले तो बताएं कि इस बाग में आपने कौन कौन से फल जो हैं वो लगाए हैं, कितनी तादाद में हैं और उनकी क्या इनफरादियत है? अब देखिए, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, मगर इतना मैं बता सकता हूँ कि खजूरों के 13,000 दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे इसी बाग के अंदर, मगर एक दो और जगहें भी हैं शोरान के एरिया के अंदर। 13,000 दरख्त वो थे और 7,000 आज से 4 साल पहले मैंने ट्रायल बेसिस पे सरगोदा से मैं किन्नू लेके आया था। तो इत्फाक कोई 2 साल बलूचिस्तान में हम किन्नू देखेंगे अब इंशाल्लाह। इस वक्त 4,000 दरख्त मेरे किन्नू के हैं, ये आपके सामने फल है और अगले 15 दिसंबर तक हमें पता पड़ जाएगा कि इसकी डिमांड कितनी है और इसकी क्वालिटी क्या होती है और स्वीटनर कितना होता है और इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी होती है, मेकअप लाइफ कितनी होती है। तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मैं यकीन आपको बताता हूँ कि ज़िला कच्ची के अंदर एक इनकलाब आएगा, और इनकलाब आएगा खुशहाली का और वसाइल का, कि यहाँ छोटे छोटे लोगों के पास ट्यूबवेल्स हैं तो वो भी बहुत छोटा सा बाग लगा के बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो आई होप, मेरी अल्लाह से दुआ है कि मुझे भी कामयाबी दे और मेरे इलाके के लोगों के लिए भी एक नया इनकम का एक ज़रिया बनाए।
जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के फार्मर्स के लिए कुछ करने की ज़रूरत है सरदार साहब। अपने तौर पर तो शौरान के जो लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं। यहाँ के जो किसान हैं, हारी हैं, उनके लिए भी जो है यहाँ पर इक़दामात उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो हुकूमत से भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो उनकी दहलीज़ पर हल किए जाएँ।